वेलकम बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और आज हमारे पास है टॉपिक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ वायर। बच्चों लास्ट टाइम जो हमने है ना, ठीक है, दो तीन टॉपिक्स में हमने क्या किया, पहले स्ट्रेट कंडक्टर था उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखी, फिर उसके बाद में वही कंडक्टर थोड़ा आर्क के फॉर्म में लिया, उसकी भी हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड देखी। और याद करें वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी हमारे पास में, जो हमारे पास में इस तरह से अगर मान लीजिए कि करंट अगर जा रहा था, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी हमारे पास, μ0I अपॉन 4πr इंटू फाई, ठीक है, यहाँ पे ये था, ठीक, यहाँ पर ये जो हमारे पास में थी ये उसकी रेडियस थी, याद करो, ठीक है, ये रेडियस थी हमारे पास में। और अगर यही लूप अगर पूरी की पूरी सर्कुलर अगर बन जाती है तो वहाँ पर हमने देखा था कि B इज इक्वल टू μ0I अपॉन ट्वाइस R था। क्यों? क्योंकि ये पाई की वैल्यू हम क्या करते, 2π रखते पूरे सर्कल के लिए, तो यहाँ से 2π यानी पाई हट जाता और 4 को कट करेगा तो ट्वाइस और R बचेगा। R क्या रहती है यहाँ पर, रेडियस। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड देखी थी वो एट द सेंटर देखी थी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब जो सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर तो देख लिया हमने, अब उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो देखना है। जैसे एग्जांपल, जैसे देखो ये मेरे पास मान लीजिए कि ये बैंगल है जो आपको सर्कुलर, मान लीजिए क्या था, मेरे पास में वायर है, मैंने वायर को सर्कल के फॉर्म में बना दिया तो इस तरह से हो जाएगा, और थोड़ा सा कहीं से कट होकर यहाँ पर इसमें से करंट सेंड करने के लिए मैं अरेंजमेंट कर दूंगा। तो मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, देखो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया था हमने, इसके पहले जो देखा तो वो सेंटर में देख लिया। अब हमको क्या करना है, ये देखो मैं इसको अभी ऐसा पकड़ता हूँ तो ये, इसको हम एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। तो सेंटर पर यहाँ पर हमने देख लिया। अब ये एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी निर्माण होगी वो हमको आज के इस क्लास में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना, कौन सा, ये रेडियस है। अगर मान लीजिए कि रेडियस को मैंने कैपिटल R लिया होता तो यही फार्मूला क्या बन जाता, B इज इक्वल टू μ0I अपॉन ट्वाइस R, वो डिपेंड करता है आप कौन सा लेटर यूज करते हैं, ठीक है। सो फिलहाल अभी हमको ये हमारे पास में सेंटर पे थे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, आप कॉइल भी बोल सकते हो, एट द सेंटर, तो ये था। अब हमको क्या करना है, इस एक्सिस पर, ठीक है, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी तैयार वो देखना है, यानी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये मैं इस तरह से लेने वाला हूँ, ठीक है। आप जैसे पेपर में लेंगे, पेपर पर तो इस तरह से निकालते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह से क्या करनी है, सर्कल बनाना है, ठीक है, यानी सर्कुलर लूप ऐसी नहीं बनाना, ऐसी बनाना है, लेकिन मैं इसको हवा में निकाल नहीं पाऊंगा, इसलिए निकालते समय आप कंप्लीट सर्कल ऐसा ना बताते हुए थोड़ा सा इस तरह से बता दीजिए, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कुलर लूप निकाल देता हूँ करंट कैरिंग कॉइल की, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास में एक मैं इस तरह से सर्कुलर लूप बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो क्लियरली थोड़ा सा ध्यान में आ जाए बराबर। ये मान लीजिए कि ये लूप है, ठीक है, असल में ये कौन से फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में। ये आप समझो मत, ये सब थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा कुछ, ये सर्कल के फॉर्म में। मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। चलो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो इसमें से करंट अगर जा रहा है मान लीजिए इस तरह से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वगैरह, मान लीजिए कि ऐसा करंट इसमें से जा रहा है, ठीक है, यानी क्या कंसीडर करेंगे आप, कंसीडर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ वायर। क्या बोलेंगे, सिंपल। देखो मैं पहले अभी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, जो भी हम यहाँ पे फार्मूला निकालते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ यानी कंसीडरेशन में हर वर्डिंग मैंने देना चाहिए, ज़रूर नहीं है। जो मैथमेटिकली जो वेरिएबल, जो पैरामीटर जो ज़रूरी होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी फिर नोट्स में तो मैं पूरा ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ठीक है। अब लेट कुछ चीज़ें ले लेते हैं, लेट आई क्या है, करंट इन द लूप, ठीक है, क्या बोलेंगे, करंट इन द लूप, ठीक है, लूप में जो करंट है वो, लूप या फिर कॉइल बोलो। इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए मैं R ले लेता हूँ, यानी R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल बोलो या फिर सर्कुलर लूप ऑफ वायर बोलो, ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहीं पे भी अगर ये जोड़ दो तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी आपकी, ठीक है, इसकी ये रेडियस,
ठीक है। और करंट मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर जा रहा है, बराबर। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक्सियल पॉइंट, मैं फिर से आपको बता दूँ, ये हमारे पास में सर्कुलर कॉइल है, एक्सिस सेंटर से इस तरह से रहेगा। अब सेंटर से ये इधर ऐसा पकड़ेंगे तो ऐसा बाहर नहीं आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर ऊपर में कहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमेशा यहाँ पर हमने काम किया कि पहले पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के पहले छोटे से एलिमेंट का निकालते हैं। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक आधा छोटा सा एलिमेंट यहाँ से इतना कंसीडर करता हूँ, ठीक है। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, dl, जिसकी लेंथ क्या है, dl, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर dl, ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट छोटा सा पार्ट, ठीक है, ऑफ द लूप, ये ले लेते हैं, ठीक है। और अब एक कंसीडर करो कोई भी एक आधा पॉइंट एक्सिस के ऊपर में, जैसे इसका ये एक्सिस है, मैं इसको ऊपर में इस तरह से बताता हूँ, ठीक है। ये एक्सिस है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सिस हो गया, यहाँ पर कोई भी आप क्या करो, एक आधा पॉइंट कंसीडर कर लो। समझो मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, कंसीडर पॉइंट P अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सर्क्यूलर कॉइल, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर पॉइंट P along the एक्सिस ऑफ लूप के एक्सिस पर है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि बच्चों ये जो सर्कल निकाला हुआ है वो XY प्लेन में है, एग्जांपल ये XY प्लेन में है, तो एक्सिस क्या हो जाएगा, हमारा Z एक्सिस होगा, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो अलॉन्ग दी Z एक्सिस होगा, ठीक है। अगर क्या बोलेंगे, इफ कॉइल या फिर लूप इज इन दी XY प्लेन, ठीक है, देन क्या बोलेंगे, देन पॉइंट P इज अलॉन्ग दी Z एक्सिस, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ये लूप अगर ऐसी है तो बाहर की तरफ रहेगा वो Z एक्सिस, तो उसके ऊपर पॉइंट P है, ऐसा समझो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट लिया है, ठीक है, ये जो क्या बोलेंगे कि छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट का डिस्टेंस अगर लेते यहाँ से तो, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर साइड में बना दूँ ताकि थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली वो अच्छा दिखे, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इतना क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ है हमारी dl, ठीक है। चलो, तो इस पॉइंट से, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम dl वो समझो क्या है, r है, वो क्या है, r, ठीक है। और अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये तो आपको मालूम है कि ये क्या हो जाएंगी हमारी, ये फिर से रेडियस हो जाएगी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। इसके बीच में कोई एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए वो एंगल थीटा है, ठीक है। और ये सेंटर O समझो, और जो OP है, क्योंकि मैंने कहा पॉइंट P Z के ऊपर है, ठीक है, तो ये OP डिस्टेंस मान लीजिए कि मैं उसको Z नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेट क्या बोलेंगे, यानी डिस्टेंस कौन सा, dl कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है, dl से r इतने, यानी क्या बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट P इज एट डिस्टेंस कितना, स्मॉल r, कहाँ से, फ्रॉम dl से स्मॉल r पर है, ठीक है। एंड वो z इतने डिस्टेंस पर है, एंड z, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ लूप बोलो, कॉइल बोलो, ठीक है। देखो लूप के सेंटर से Z इतने डिस्टेंस पर है एंड dl से वो R इतने डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक। तो चलो, तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर अरेंजमेंट हो गई, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो आपको ये एंगल ना थोड़ा सा बच्चों बड़ा सा नज़र आ रहा, लेकिन याद रखिए वो हमारा 90 होगा। अब बोलेंगे क्यों, क्योंकि अगर ये मान लीजिए मैंने देखा, देखो यहाँ पर ये सर्कुलर कॉइल अगर ऐसी रखी तो एक्सिस ऐसा होगा, तो देखो भला क्या हो जाएगा, 90 का एंगल होगा प्लेन को, ठीक है। वही ऐसा आ रहा है यहाँ पर इस तरह से, तो ये 90 दिखेगा, लेकिन मैं इसे हवा में निकाल नहीं पाता हूँ, तो इसको मैंने ऐसा निकाल दिया, तो हमको लगता है कि एंगल अलग होगा, नहीं, वो एंगल एक्चुअली कितने का होगा, 90 का होगा। यहाँ पर एंगल कितने का रहेगा बच्चों, 90 का, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक। चलो, अब क्योंकि मैंने कुछ कंसीडरेशन यहाँ पे ले लिया है, अब मैं चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, इस छोटे से एलिमेंट dl के कारण जिसमें से करंट जा रहा है I, ठीक है, ये करंट कितना जा रहा है उसमें से I, वो एट पॉइंट P कितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो बायोट-सैवर्ट लॉ हमने इसके पहले देखा हुआ है, तो उसके अनुसार हमारा काम हो जाएगा, ठीक है।
तो हम देखते ही है। पर थोड़ा सा जो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप इस चीज़ को देखो मैं यहाँ पर ना अब थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूँ। यहाँ पर शायद अगर आपको दिखे तो, ये मैंने थोड़ा ब्लैक कलर कर दिया। अब यहाँ पर एक्सेस के ऊपर में, ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये जो दिख रहा है ना आपको पी तक ये जो डिस्टेंस है, तो ये यहाँ से ऐसा है। तो बच्चों ये कैसे भी करो, क्योंकि ये वायर है, ये वायर साइड में देखो, साइड में कितने का एंगल तैयार होगा, इसके साथ में 90 का एंगल तैयार होगा। ये अब ऐसा लेंगे आप, ठीक है, डीएल इसके ऊपर है, तो ये हमेशा कितने का रहेगा, 90 का। यानी यहाँ पर ये जो एंगल यहाँ रहेगा, ये भी कितना रहेगा आपका, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा आपका, 90। 2 मिनट के लिए मैं इसको एंगल अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है। क्या ले लेते इसको, अल्फा इज इक्वल टू समझो 90 रहेगा यहाँ पर, ठीक। कौन सा एंगल, देखो ये एंगल नहीं, वो रेडियस के साथ में बनने वाला एंगल नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये इसके ऊपर में, क्योंकि ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ये कैसा भी रहे, लेकिन ये जो लेंथ है ऐसी, एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, इसको ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 90 का रहेगा, क्योंकि हम इसको रेडियस के साथ नहीं ले रहे, ठीक है। तो क्योंकि किनार पर ले रहे हम इसको इस तरह से, ठीक है। आप चाहे इसको मोड़ भी देंगे तो भी ये हमारे पास में इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर ये एंगल ऐसा रहने वाला है, ठीक है। चाहे आप सीधा करो, कुछ भी करो, इसके साथ में एंगल कितने का दिखेगा आपको, वो 90 का, ये ठीक है। तो चलो क्या बोलेंगे, बाय यहाँ पर बोलेंगे बायोट सैवर्ट लॉ, ठीक है, बायोट सैवर्ट लॉ, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dl एट पॉइंट P, ठीक है। तो क्या है, चलो बताओ, तो मैं इसको ले लेता हूँ, समझो dB ले लेता हूँ। तो बायोट सैवर्ट लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, वो होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू क्या रहता वो I करंट, फिर एलिमेंट की लेंथ dl, फिर साइन थीटा, लेकिन अभी थीटा नहीं, क्योंकि जो एंगल है वो एंगल किसके बीच में रहता है, डीएल और आर के बीच में रहता है, डीएल और आर के बीच में। तो डीएल और आर के बीच में एंगल है अल्फा लिया हमने, ठीक है। तो साइन अल्फा ले लेता हूँ, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, आर, उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। बट क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, जो डीएल है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू आर, सो अल्फा क्या हो जाएगा, 90, साइन 90 कितना होता है आपको मालूम है, 1, ठीक है। और इसीलिए हमारा जो dB होगा, साइन अल्फा साइन 90 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना रहेगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब आप इस ट्राइंगल में देखो, PO और ये DL समझो, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, यहाँ पे ये 90 होगा, ये 90 है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेडियस है R और ये Z है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कौन कहा मैंने, ये होगा, यानी R, स्मॉल r हाइपोटेनस, ये एक साइड, ये दूसरी साइड। यानी मैं यहाँ पर काम करता हूँ फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर क्या कहेंगे, पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड यानी ये आर स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। और या फिर आपको ज़रूरत पड़े तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये डी बी है हमारे पास, तो डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू ये आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे वी कैन पुट हियर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो जाएगा ऐसा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये छोटे से एलिमेंट के कारण हमको इतनी यहाँ पर क्या मिली, मैग्नेटिक फील्ड मिली, ठीक है। हर एक चीज़ बराबर समझते चलना उसको। अब हमको क्या चाहिए, पूरे कॉइल के कारण, पूरे लूप के कारण इस पॉइंट P पर जो कि एक्सिस पर है यानी एक्सियल पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है वो हमको देखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा सबसे पहले जो काम करना है वो, क्योंकि इसके पहले हमने डायरेक्शन कैसे होती है वो भी देखा है, वो डायरेक्शन किसको रहती है, ठीक है, तो DL क्रॉस R के अनुसार रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर जो होगी वो डायरेक्शन होगी इस तरह से, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन होगी किसकी, हमारे dB की, ठीक। अब इस dB को यानी मैग्नेटिक फील्ड को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक कंपोनेंट देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल है तो इसके अनुसार एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके साथ एंगल होता है वो हमारा क्या रहता है, कॉस वाला कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा जो रहता है वो हमारा साइन। तो इधर भी जब मैं लूँगा इसको तो ये हो जाएगा हमारा dB साइन थीटा, ये क्या रहेगा
डी बी साइन थीटा। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अगर एक्सिस है, ये यहाँ पर पॉइंट पी होता, ठीक है, तो डी बी साइन थीटा इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि पूरे लूप के कारण रहेगा, तो ये छोटे से एलिमेंट के कारण, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट्स के कारण, तो ये कैसा रहेगा, इधर से ऐसा रहेगा, इधर से ऐसा रहेगा, ऐसा 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 पूरा पूरा ऐसा इस तरह से रहेगा, ठीक है। यानी एक कंपोनेंट कौन सा होगा, डी बी साइन थीटा, ठीक है, जो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होगा पूरे लूप के कारण, ठीक है। तो वो एक दूसरे को इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है, दूसरी बात एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो सभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एक इधर से रहेगा तो एक इधर से रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। एक सामने से रहेगा, एक पीछे से रहेगा, कैंसिल। हर एक इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऐसा रहने के कारण ये डी बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा हमारा डी बी कॉस थीटा, ठीक है। ये रहेगा हमारा डी बी कॉस थीटा। मैं इसको नाम दे देता हूँ डी बी जेड करके, क्योंकि वो जेड एक्सेस के ऊपर में है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो आपको, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, द डायरेक्शन, ठीक है, यानी ये वेक्टर, ठीक है, वेक्टर डी बी कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, ठीक है, टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लूप, ठीक है, एक्सिस ऑफ लूप को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और क्योंकि इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन रहेगा सभी, फॉर यानी पूरे लूप के लिए, फॉर टोटल लूप यानी फॉर टोटल सर्कुलर लूप, डी बी साइन थीटा विल कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। ये शब्द डाल देना यहाँ पर क्या कि फॉर, ठीक है, कंप्लीट सर्कुलर लूप डी बी साइन थीटा विल बी कैंसल्ड आउट, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। दूसरा जो रहेगा हमारा, दूसरा कौन सा रहेगा, डी बी कॉस थीटा, जो किसके ऊपर दिख रहा है आपको, एक्सिस के ऊपर। मतलब क्या बोलेंगे, अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल बोलो या फिर लूप बोलो, ठीक है। यानी दैट इज, मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, लेट, उसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, कि डी बी जेड इज इक्वल टू डी बी कॉस थीटा। तो ये जो डी बी जेड है, जो मैंने नाम दिया इसको डी बी कॉस थीटा को, ये सिर्फ किसके कारण था, ये जो एलिमेंट हमने लिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि पूरे लूप के कारण इस पॉइंट पी पर कितना हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, वो हमको निकालना है। यानी क्या बोलेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट पॉइंट P इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, समझो B है, और मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, डी बी जेड, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा रहेगा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, यानी एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन डी बी जेड कितना है, तो ये हमारे पास डी बी कॉस थीटा, ठीक है। चलो इस पे वैल्यू रख दो, तो डी बी देखो, डी बी यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 में है, क्या है वो, तो म्यू 0/4 पाई, यहाँ पर आपको दिख रहा है आई डी एल अपॉन, यहाँ पर क्या है आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और साथ में यहाँ पर है आपके पास कॉस थीटा, ठीक है। चलो और फिर से आप यहाँ पर ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम से आपको कॉस थीटा निकालना है। तो मैंने कहा था ये 90 है, तो थीटा के लिए ये एडजेसेंट होंगे, ये अपोजिट साइड और ये हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आर अपॉन स्मॉल आर। यानी क्या होगा यहाँ पर, बट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फिर से ये थीटा है, कॉस थीटा क्या कहता है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस, मतलब कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये कैपिटल आर तो है, देखो स्मॉल आर हमारे पास मैंने निकाल के रखा था, इसकी ज़रूरत हमको अभी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो स्मॉल आर प्लस जेड, स्मॉल आर की वैल्यू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। चलो ये अब यहाँ पे रख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, सो बी इज इक्वल टू, ठीक है, इस चीज़ को देखो, ये म्यू 0/4 पाई है, ठीक है, म्यू 0/4 पाई इंटू ये आई है, साथ में डी एल है, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, पहले ये वैल्यू रख दो, ठीक है। तो आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर
और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे हम r अपॉन ये चीज़, मतलब आर स्क्वेयर और ये जेड स्क्वेयर रूट में। चलो अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई को बाहर निकाला, ठीक है। आई को भी आप क्या कर लो, बाहर निकालो। ये आर को भी आप क्या करो, बाहर निकाल दो, ठीक है। ये आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रूट में ये जो है, तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। इसका पावर 1 है, इसका पावर रूट है, इसका मतलब 1/2, तो ये बन जाएगा 3/2। और यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन में मैं dl ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखो। बट अब आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू, अब देखो ये dl है, ये dl ऐसे छोटे छोटे टुकड़े अगर मिलाते जाएंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बनेगा, सरकमफरेंस ऑफ द लूप बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर लेंगे हम सरकमफरेंस ऑफ लूप का सरकमफरेंस होगा, और क्योंकि रेडियस r है तो सरकमफरेंस बन जाएगा 2πr, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यू रखो। सो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू ज़ीरो अपॉन, ठीक है, म्यू ज़ीरो आई आर, ठीक है, अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर पावर में 3/2, और ये इंटीग्रेशन dl बनेगा 2πr। और फाइनली b इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर बन जाएगा, देखो अब क्या होगा, म्यू ज़ीरो, देखो ये आर स्क्वेयर हो जाएगा, साथ में आई रहेगा, ये आर स्क्वेयर, ये 2 इसको कट करेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, पाई पूरा कट जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और पावर में 3/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह से हमें एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ठीक है। बराबर हर एक चीज़ क्या क्या ली हुई है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम हमेशा साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थीटा अभी वो नहीं होगा, क्योंकि थीटा क्या रहता था dl और r के बीच में, लेकिन अभी dl इधर है, r इधर है, और ये थीटा हमने अलग कंसीडर किया, तो इसको मैंने 2 मिनट के लिए अल्फा कंसीडर किया, जो कि 90 रहेगा। क्यों 90 रहेगा, फिर से एक बार देखो, ये जो r है p तक, ठीक है, और ये dl है, तो ये r समझो इस तरह से, और dl इसको ऐसा रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर में ऐसा, और ये इसको अगर आप ऐसा पकड़ेंगे तो ये हमेशा, मैं इधर का एंगल नहीं बोल रहा हूँ, मैं साइड में ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल रहेगा 90, मैंने देखो साइड में बताया उसको, वो 90 रहेगा, ठीक है। तो ये एक हर एक चीज़ छोटी छोटी करके आप यहाँ पे बराबर कंसिडर करेंगे, बराबर पुट करेंगे, हर एक चीज़ को बराबर समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक थोड़ी चीज़ और देखनी है, ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई, उसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसकी अब डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी ना हमको, ठीक है। यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, जैसे ये पूरे के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने ये जो करंट लिया है, करंट इस तरह से जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड is given by राइट हैंड थंब रूल, क्या बोलेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे, तो आप क्या करना, देखो मान लीजिए कि ये हमारे पास ऐसे सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, तो आप इसके ऊपर इस तरह से फिंगर को मोड़ दो, ठीक है, सर्कुलर लूप के ऊपर, तो इस तरह से फिंगर मोड़ेंगे, ठीक है, और थंब को आउट स्ट्रेच करेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। तो वेन कर्ल्ड फिंगर, यानी कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड क्या देते हैं, सेंस ऑफ करंट, ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट बोलेंगे, देन थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी इस तरह से ध्यान में रखो, ठीक, ऐसा पकड़ेंगे इस तरह से, ये कर्ल फिंगर्स क्या है, ये देखो इस तरह से करंट जा रहा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, इस तरह से थंब के ऊपर, यानी क्या बोलेंगे, इफ, ठीक है, या फिर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता, तो सिंपल बात करेंगे, क्या, कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ठीक है, क्या देते, गिव्स, ठीक है, इफ कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, देन outstretched thumb gives the direction of
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आपके राइट हैंड के कर्ल्ड फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट देते हैं तो आउटस्ट्रेच थंब आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा और एक टॉपिक मुझको छोटा सा यहाँ पर लेना है, इसी को कंटिन्यू करना है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीच में से मुझको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो मैं ये बीच वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि अभी आपके पास में ये मैग्नीट्यूड भी है, उसके बाद में आपकी ये डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे कहा मैंने, राइट हैंड थंब रूल से देना है। राइट हैंड थंब रूल से कैसे, तो राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर्स हमको डायरेक्शन ऑफ करंट देती, तो आउटस्ट्रेच थंब आपको क्या देगा, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा और टॉपिक लेना है, इसलिए मैं बीच में से इस पोर्शन को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप तब तक के लिए इसको देखो और वो टॉपिक में यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद में, ठीक है। देखो बच्चों, तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया है, मिटा दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने कहा था आपको कि थोड़ा सा आगे का एक और टॉपिक देखते हैं हम, पहले तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो ये बी क्या था हमारा, ये बी है हमारा एक्सियल। देखो एक्सियल का मतलब एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका ये मैग्नीट्यूड, और ये उसकी क्या है, डायरेक्शन। अब थोड़ा सा बच्चों क्या करते हैं, देखो ये इस तरह से एक्सियल पॉइंट हो गया, ये किसी भी पॉइंट पर समझो। अब ये करते 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 ये मान लीजिए कि ऐसा है, ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, करते 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 अगर मैं नीचे आ गया तो मैं सेंटर पे आ जाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक पॉइंट चेक करते, एट द सेंटर, क्या बोलेंगे, एट द सेंटर ऑफ लूप के सेंटर पर, ठीक है। अब आप देखो ये पॉइंट यहाँ पर है फिलहाल, ये करते 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 यहाँ तक अगर आ गया सेंटर पर, तो ये जेड जो है ये डिस्टेंस पूरा कम 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 होगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इसमें रखो भला, सो बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इज इक्वल टू देखो ये म्यू जीरो है हमारे पास, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर है अपॉन यहाँ पे क्या है, ट्वाइस, ठीक है, ये ट्वाइस है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर जो है, तो जेड अब यहाँ से चला जाएगा, वो जीरो रहेगा और उसका पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन ये ट्वाइस है, देखो ये जीरो तो हटाओ, ये स्क्वायर रूट के साथ जाएगा तो आर क्यूब होगा, और फाइनली बी इज इक्वल टू, देखो आर स्क्वायर के साथ ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, म्यू जीरो आई अपॉन ट्वाइस आर। और बच्चों एकदम स्टार्टिंग में लगे तो आपको वीडियो को पूरा रिपीट करके देखना है तो देख लीजिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो लास्ट टाइम हम पढ़े थे कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण जो सेंटर पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है वो होती है म्यू जीरो आई अपॉन ट्वाइस आर, इतनी होती है, ठीक है। हाँ वहाँ पे हमने स्मॉल आर यूज़ किया था और मैंने बाद में बताया भी था, आप उसको कैपिटल आर ले सकते हैं। यानी ये कम्बो एक्सप्रेशन हो गया एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद कहीं पे भी आप अगर देखना चाहते हैं तो ये निकाल सकते हैं, जैसे सेंटर पे मैं यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक। यानी जो पहले टॉपिक पढ़े ये वो भी यहाँ पे क्या होता है, फिर से एक बार प्रूव हो जाता है, रिपीट हो जाता है, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा जो टॉपिक, ये टॉपिक नहीं था, मैंने कहा था आपको एक थोड़ा सा और नया टॉपिक लेना है, इसको हम लेते हैं यहाँ पर। ये जो हमारी करंट कैरिंग कॉइल है ना बच्चों, ठीक है। अब ये करंट कैरिंग कॉइल ही हमारे बार मैग्नेट का जैसा कैसे बिहेव करती है वो देखना है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, करंट कैरिंग सर्क्यूलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्क्यूलर कॉइल बोलो, लूप बोलो, ठीक है, एज द मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल को ही बार मैग्नेट बोल सकते हैं आप, ठीक है, बार मैग्नेट, ठीक है। यानी बार मैग्नेट के जैसा काम कैसे करते हैं, जैसे देखो ये आपके पास में NS है, ठीक है। तो ये पॉइंट उसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर से जो लाइन जाएगी उसको हम एक्सिस बोलते हैं, और जो ऐसा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी आती है तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस कैपिटल M अपॉन जेड क्यूब ये रहती है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी हो गई, बार मैग्नेट के एट एन एक्सियल पॉइंट। देखो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे कितनी होती है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई ट्वाइस M अपॉन जेड क्यूब, ठीक है। तो ये असल में बार मैग्नेट के कारण है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का क्या हाल होता है। अगर वो भी इस तरह से हमको मैग्नेटिक फील्ड अगर देती ना,
समझ जाओ कि हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास में जो है, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर क्या है ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्क्यूलर कॉइल क्या है, तो ये है हमारे पास B इज इक्वल टू, ये चीज़ देखो क्या है, μ0 I r² अपॉन ट्वाइस, ये लिखो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये r² प्लस z² उसका पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इफ़ z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन I, यानी ये जो P पॉइंट यहाँ पे लिया आपने बहुत दूर पे ले लिया, तो z बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा R के तुलना में। इसका मतलब क्या कि r² प्लस z² पूरी तरह से z² ही बन जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा कि B इज इक्वल टू μ0 I r² अपॉन ये ट्वाइस, देखो z r की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी एडिशन भी क्या हो जाएगी, z² होगी और उसका पावर क्या है 3/2। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, μ0 I r² अपॉन, देखो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे ट्वाइस z³ बन जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो μ0 I पाई r², देखो मैंने ऊपर में पाई लिया तो नीचे में भी मुझे पाई लेना पड़ेगा, तो ट्वाइस पाई z³ ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो पाई r² है ना बच्चों, ये इतना पोर्शन देखो आप, ये पाई r² क्या होता है, इट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल, यानी ये जो सर्कुलर लूप है हमारी उसका एरिया है। तो मैं उसके जगह पे क्या रखूँगा, μ0 I, ये पाई r² के जगह पे हम रखेंगे कैपिटल A अपॉन, नीचे में है 2 पाई z³। ठीक है, इज इक्वल टू, कोई मुझे बताएगा ये करंट और एरिया क्या होता है, ये जो इतना पोर्शन है करंट इनटू एरिया, वो हमको देता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो लास्ट वीडियोस में हमारा हुआ लास्ट क्लास में। तो मैं यहाँ पे कहूँगा μ0 I इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा, ये कैपिटल M हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 2 पाई और ये z³ है बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ है कि M इज इक्वल टू I इंटू ए, यानी क्या है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, चलो अब इसको फाइनली मैं देखो किस तरह से लिखना चाहूँगा, ये B है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे μ0 M अपॉन 2 पाई है, तो मैं यहाँ पर क्या करते हूँ, थोड़ी सी अरेंजमेंट, देखो ये μ0 है अपॉन, ठीक है μ0 तो है, यहाँ पे साइड में M है ना, तो M को मैं ट्वाइस M करता हूँ और नीचे में z³। अब मैंने ज़्यादा क्या लिया वो बताओ, ऊपर में 2 लिया तो नीचे में भी 2 लेना पड़ेगा, तो नीचे ऑलरेडी 2 पाई है, 2 और लेंगे तो बन जाएगा कितना, 4 पाई। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए यहाँ से इसको हटाओ, देखो μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई, ट्वाइस M अपॉन z³ ट्वाइस M अपॉन z³ आया। लेकिन बच्चों ये जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये मैग्नेट, बाहर मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मिली थी, और ये जो मिली है ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण मिली है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, दिस इक्वेशन इज एनालॉगस। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन मिला हमको, ये इक्वेशन किसके बराबर है, किसके सेम दिखता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है, बार मैग्नेट। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, सो करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा क्या करती है, बिहेवियर बताती है। यानी सिंपल, अगर आपके पास बार मैग्नेट है वो एक चीज़, और इधर पे करंट कैरिंग लूप अगर है सर्कुलर लूप, तो वो और ये दोनों सेम हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि दोनों की भी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम, ठीक है, मतलब इसको रीअरेंज करने के बाद में हमको ये मिलता है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, आप इसके तरफ में जब इसको कंटिन्यू किया था हमने उसको समझे, उसके बाद जब यहाँ से ये चीज़ किया था तो आजू बाजू में मत देखिए, बस इसी को आप क्या करिए, फोकस करिए, बराबर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इट्स अ मैग्नीट्यूड एंड इट्स अ डायरेक्शन, द एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप एंड द करंट कैरिंग लूप एज द मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कवर होता है टॉपिक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसको बराबर समझने की कोशिश करो बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखावट में ऐसा दिखता है, मिलावट, ठीक है, लेकिन जब आपको नोट्स क्लियर कट जो जो बोला गया है प्रैक्टिकली वर्ड टू वर्ड अच्छे से लिख के भेजता हूँ, तो उस नोट्स को भी आप क्या कर दो, एक दो बार पढ़ लो, तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा। बस यहाँ पे फिर से एक बार कह रहा हूँ, यहाँ पे जो अल्फा लिया 90 उसको बराबर समझना, क्योंकि किनार पर, ठीक है, जब ये ऐसा रहेगा तो साइड में एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90, क्योंकि वो नहीं समझा तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएंगे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर अभी मैं रुक जाता हूँ, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।